नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RCY इंस्पिरेशनल पर। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम आपको भारत के महान कवि, दार्शनिक, समाज सुधारक और पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें विश्वभर में टैगोर के नाम से भी जाना जाता है, उनके जीवन और कार्यों ने न केवल साहित्यिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी कला, विचारधारा और उदार दृष्टिकोण से पूरे समाज को बदल सकता है। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक संपन्न और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय था। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर एक प्रसिद्ध धार्मिक और समाज सुधारक थे, जबकि उनकी माता शारदा देवी घर की शांति और स्थिरता की धुरी थीं। रविंद्रनाथ का बचपन बहुत ही रचनात्मक और साहित्यिक वातावरण में बीता, जहां उन्हें बचपन से ही संगीत, कला और साहित्य का प्रेम मिला। रविंद्रनाथ बचपन से ही अत्यधिक संवेदनशील और जिज्ञासु थे। वे प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और उनके आसपास की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था, उस पर उनकी पैनी दृष्टि होती थी। वे अपने विचारों को कविता और कहानियों के माध्यम से व्यक्त करते थे। जब वे मात्र 8 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। उनके परिवार ने उनकी इस प्रतिभा को पहचानकर उन्हें पूरी आज़ादी दी कि वे अपने मन के अनुसार साहित्य और कला में रुचि लें। हालांकि रविंद्रनाथ को पारंपरिक शिक्षा पद्धति में कोई खास रुचि नहीं थी। स्कूल में उनका मन नहीं लगता था और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा देने का निर्णय लिया और उन्हें साहित्य, संगीत और दर्शन का अध्ययन कराया। रविंद्रनाथ को भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी गहरी रुचि थी, जो बाद में उनकी काव्य रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साहित्य में प्रारंभिक योगदान। रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनात्मकता केवल कविताओं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध, गीत और चित्रकला में भी योगदान दिया। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में भारतीय परंपराओं और संस्कृति का गहरा असर था। उन्होंने अपने शुरुआती लेखन में सामाजिक मुद्दों को भी उठाया, जिसमें गरीबों की स्थिति, महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा जैसे विषय प्रमुख थे। उनकी पहली प्रकाशित रचना भानुसिंह ठाकुर के नाम से एक कविता संग्रह था, जो उन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में लिखा था। इसके बाद उनकी साहित्यिक यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं आईं। उनकी कविता संग्रह संध्या, संगीत और मानसी ने उन्हें साहित्यिक क्षेत्र में एक पहचान दिलाई। उनकी कविताओं में भारतीय समाज की जटिलताओं और मानवीय भावनाओं का गहरा चित्रण मिलता है। रविंद्रनाथ ने समाज के लिए साहित्य को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम है। उनकी कविताएं न केवल भावनात्मक गहराई से भरपूर थीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की प्रेरणा भी देती थीं। समाज सुधार और शिक्षा में योगदान। रविंद्रनाथ ठाकुर केवल एक महान कवि और साहित्यकार नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारक भी थे। वे मानते थे कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझते हुए 1901 में पश्चिम बंगाल के बोलपुर में शांति निकेतन नामक एक विद्यालय की स्थापना की। यह विद्यालय पारंपरिक शिक्षा पद्धति से अलग था और यहाँ बच्चों को प्रकृति के बीच खुले वातावरण में शिक्षा दी जाती थी। उनका उद्देश्य था कि बच्चे अपने अंदर की रचनात्मकता को पहचानें और विकसित करें। शांति निकेतन केवल एक विद्यालय नहीं, बल्कि एक विचारधारा थी। यहाँ छात्रों को न केवल शैक्षिक ज्ञान, बल्कि कला, संगीत, नाटक
और शारीरिक शिक्षा का भी महत्व सिखाया जाता था। रविंद्रनाथ ठाकुर का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की कला सीखना है। इस विद्यालय के माध्यम से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश की, जिसे आज भी भारतीय शिक्षा पद्धति में एक प्रेरणादायक उदाहरण माना जाता है। शांति निकेतन को बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया, जहां आज भी विश्व भर से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। रविंद्रनाथ का यह सपना था कि यह विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में शिक्षा और कला के आदान प्रदान का केंद्र बने, और आज उनका यह सपना सच हो चुका है। गीतांजलि और नोबेल पुरस्कार। रविंद्रनाथ ठाकुर की सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि है, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। गीतांजलि एक कविता संग्रह है जिसमें आध्यात्मिकता, प्रकृति और मानवीय प्रेम का गहन चित्रण है। इस काव्य संग्रह को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे रविंद्रनाथ ठाकुर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। गीतांजलि में ठाकुर ने ईश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को एक नई दृष्टि से देखा। उनकी कविताएं न केवल धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करती हैं, बल्कि वे जीवन के मूल्यों, संघर्षों और प्रेम की भी अभिव्यक्ति करती हैं। उनकी यह काव्य रचना विभिन्न भाषाओं में अनुदित हुई और पूरी दुनिया में सराही गई। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर भारतीय साहित्य के पहले वैश्विक प्रतिनिधि बन गए। नोबेल पुरस्कार ने उन्हें वैश्विक ख्याति दी, लेकिन इसके बाद भी वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता को महत्व दिया। उनकी कविताएं, कहानियां और नाटक आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और जीवन के गहरे अर्थों को समझने का मौका देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद का संदेश। रविंद्रनाथ ठाकुर का स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी रचनाओं और भाषणों के माध्यम से आवाज उठाई। हालांकि वे महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, लेकिन उनका राष्ट्रवाद का विचार थोड़ा अलग था। ठाकुर का मानना था कि देश की आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्यता की आजादी। वे किसी भी प्रकार के कट्टर राष्ट्रवाद के खिलाफ थे और हमेशा सार्वभौमिक मानवता की बात करते थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाइटहुड सम्मान लौटा दिया। यह उनका ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध का प्रतीक था। उन्होंने अपने साहित्य और लेखन के माध्यम से ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की और भारतीय जनता को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। रविंद्रनाथ का राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक राष्ट्रवाद था। वे मानते थे कि देश का वास्तविक विकास तभी संभव है जब हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को समझें और उसे आगे बढ़ाएं। उन्होंने हमेशा भारतीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर को महत्व दिया और उसे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। संगीत, चित्रकला और सांस्कृतिक योगदान। रविंद्रनाथ ठाकुर का योगदान केवल साहित्य और समाज सुधार तक सीमित नहीं था। वे एक महान संगीतकार और चित्रकार भी थे। उन्होंने संगीत की दुनिया में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा रचित रवींद्र संगीत आज भी भारतीय संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को मिलाकर एक नया संगीत रूप विकसित किया, जिसे रवींद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उनकी रचनाओं में प्रकृति, प्रेम और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। उनका मानना था कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम है। उनकी रचनाएं आज भी संगीत प्रेमियों को प्रेरित करती हैं और उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करती हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की चित्रकला भी उतनी ही प्रेरणादायक थी।
उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चित्रकला का अभ्यास शुरू किया और जल्द ही एक कुशल चित्रकार बन गए। धन्यवाद।